दोस्तों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ। मैंने आप लोग के लिए फ़ाइनेंस वाला टॉपिक शुरू किया था। 3 वीडियोज़ बनाए हैं अभी तक और मुझे लगता है कमेंट्स में से मुझे लगता है कि लोग जल्दी से जल्दी शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं और दूसरे इन्वेस्टमेंट मेथड के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शुरू कर ले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है शेयर्स का स्टार्ट करने के पहले। तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको क्या-क्या करनी चाहिए ताकि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले है कि आपको डेट मैनेजमेंट करना है, यानी कि आपका जो हाई इंटरेस्ट वाला डेट्स होगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का डेट है। डेट का मतलब है कर्ज़। आपने क्रेडिट कार्ड में चढ़ाए रखा है बैलेंस, तो पहले क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भर दीजिए, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जो है 20% या 21% है, तो आप इन्वेस्टमेंट करके उतना परसेंटेज रिटर्न्स कमा नहीं सकते, गारंटी है, होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यही अच्छा होगा कि आपके पास जो भी पैसे हैं आप उसको क्रेडिट कार्ड का डेट में डाल दें, मिटाने में। तो आप 24% आपका या 21% जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना आप तुरंत बचा लेते हो आपके पॉकेट से बाहर जाते हुए। तो वो सबसे पहला सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। दूसरा चीज़ ये है, आजकल का ज़माना ऐसा है कि ख़ास नॉर्थ अमेरिका में, शायद इंडिया में भी ऐसे हो सकता है कि नौकरी जो है उसका कोई गारंटी नहीं है। आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अचानक कंपनी बोल दे कि भाई कल से नहीं आना। तो इसको कहते हैं ले ऑफ्स, राइट? और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जीवन सामान्य तरीके से चलती रहती है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से काम नहीं कर सकते। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए आपको इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत है। इमरजेंसी फ़ंड यानी कि अगर आपके पास नौकरी नहीं रही और आपका पगार नहीं आ रहा है, तो कम से कम 3 से 6 महीने तक आपका खर्चा चलना चाहिए। इतना पैसा आपको बैंक में अलग रख देना चाहिए, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में। उसको हाथ नहीं लगाना, उसको अपने आप बढ़ते रहने देना, क्योंकि आपका जैसे-जैसे पगार बढ़ता है, वो डिपॉज़िट भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके पगार बढ़ते-बढ़ते आपका लाइफ़स्टाइल भी बढ़ता है और उसके लिए वो 3 से 6 महीने का जो खर्चा निकाल के रखा है, वो भी उसको बढ़ना चाहिए। तो इंटरेस्ट को उसी में डाल दीजिए, क्यूमुलेटिव डिपॉज़िट या रिकरिंग डिपॉज़िट जो भी करके वो रख देना, जिसमें वो पैसे जमा होते रहे 3 से 6 महीने का। तो ये दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं हमेशा अलग निकाल के रख देता हूँ पैसे, क्योंकि मेरे पास 2 डॉग्स हैं। अगर आपके पास पेट हो तो आपको वो भी करना पड़ेगा। मेरे डॉग्स जो है उसके लिए इंश्योरेंस करनी पड़ती है, और यहाँ पर ऐसा है कि आप डॉग्स के लिए इंश्योरेंस कर लो, फिर अगर डॉग्स को कुछ बीमारी आई तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ता, फिर उन लोग बोलते वैसा ट्रीटमेंट करना पड़ता, और वो बोलते वो जगह पर जाके ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं इंश्योरेंस नहीं करने वाला हूँ। मैं हर महीना पैसे निकाल के फ़िक्स डिपॉज़िट में डाल दूँगा और वहाँ जमा होते जाएगा। जब भी डॉग को परेशानी है तो उधर से पैसे निकाल के जहाँ चाहिए वहाँ मर्ज़ी से जाके ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके लिए भी मैं ऊपर से पैसे निकाल के रख देता हूँ अलग से। तो अगर आपके पास कोई पेट हो या बच्चे हो, तो उनके लिए भी इंश्योरेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। और इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तरह-तरह के इंश्योरेंस है, उसके बारे में अगले बार बाद में अलग से बात करेंगे। उसका अलग एपिसोड होगा। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमरजेंसी फ़ंड रखो। मैं तो कहता हूँ 6 महीने का खर्चा जितना इमरजेंसी फ़ंड रख लेना, ताकि किसी भी वजह से घर में किसी की नौकरी चली जाए या पगार आना बंद हो जाए या कंपनी डूब जाए जिसमें आप काम कर रहे हो, या आपका बिज़नेस जो चल रहा है, आपने जिसको माल सप्लाई किया, अगर उसका बिज़नेस बंद हो जाए और आपका इनवॉइस पे नहीं हो जाए, तो फिर आपको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो 6 महीने का पैसा निकाल के रख लेना। और दूसरी बात ये है कि आप जहाँ पैसा रखते हो उसमें रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। अभी देखिए, इंडिया में जो बैंक्स हैं, जब मैं इंडिया में था मेरे ख्याल से तब 1 लाख का डिपॉज़िट इंश्योरेंस रहता था बैंक में। अभी मेरे ख्याल से उसको बढ़ाकर 5 लाख किया है इंडिया में। आप लोग कमेंट में लिखिए अगर वो सच हो तो। मुझे लगता है 5 लाख बनाया है। तो अगर आप 10 लाख रख रहे हो तो 2 बैंक में रखना, अलग-अलग बैंक में, ताकि आपका पूरा पैसा बचे। ऐसा ना हो कि बैंक को कुछ हो जाए तो खाली आपको हाफ़ पैसा मिले। और इस तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। और रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हो आप। जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगोगे तो थोड़ा पैसा गोल्ड में डालना, थोड़ा पैसा आप डालना फ़िक्स डिपॉज़िट में। वो भी जैसे मैंने बताया 10 लाख का 5 लाख का लिमिट है बैंक का, तो इंश्योरेंस का तो उसके नीचे ही रखना, और अलग-अलग बैंक में डालना। और अगर और भी पैसे हैं तो फिर उसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल सकते हैं आप।
आप शेयर्स में डाल सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। और अगर आप शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर्स में आप अलग अलग सेक्टर में डाल सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सेक्टर में थोड़ा पैसा डाला, फूड सेक्टर में थोड़ा पैसा डाला, रिटेल सेक्टर में थोड़ा पैसा डाला, इंजीनियरिंग सेक्टर में थोड़ा पैसा डाला। इस तरह से आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डाला। ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है देश की, उसमें उतार चढ़ाव आती है। कभी कभी कोई सेक्टर तभी ठीक से काम नहीं करता तो थोड़ा ठप हो जाती है उस सेक्टर की शेयर्स। तभी आप बहुत सेफ रहोगे, क्योंकि आपके दूसरे सेक्टर्स में जो शेयर्स है वो आपको संभाल लेंगे। तो इस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब एसेट एलोकेशन कहते हैं, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपया है, पूरा 100 रुपया एक शेयर में नहीं डाल देना चाहिए, 100 रुपये का अलग अलग हिस्सा करना चाहिए। तो अभी समझ लीजिए मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो पूरा 1.5 करोड़ मैं एक चीज़ में नहीं डालूँगा। उसमें से 50 लैक्स जो है म्यूचुअल फंड्स में, और वो भी म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बड़ी कंपनीज में डालते हैं, लार्ज कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, और सेक्टर वाइज। तो वो सब मैं डिस्ट्रीब्यूट करके मैं डालता हूँ। और जो इक्विटी शेयर में 1 करोड़ जितना होगा उसको मैं अलग अलग कंपनीज में डाला हूँ, अलग अलग सेक्टर में, जिस तरह के, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो हो गया, या रिलायंस हो गया, या नेस्ले हो गया, या लक्ष्मी मशीन्स, और ऐसे इस तरह के अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्र में डाले हैं HDFC में। तो सब डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है ताकि किसी भी वक्त एक सेक्टर पूरा नीचे न जाए। एक टाइम था जब मेरे पास सॉफ्टवेयर के बहुत शेयर्स थे, तो अब मैं सॉफ्टवेयर शेयर्स सिर्फ 3 कंपनी का रखा हूँ, लेकिन पैसे जो है सॉफ्टवेयर में है, इंजीनियरिंग में है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, बैंकिंग में है, ऐसे डिवाइड करके रख दिया है, इंजीनियरिंग में भी है। तो इस तरह से डिवाइड करने से रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो इंसान को इन्वेस्टमेंट करने टाइम रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिस्क टॉलरेंस। आपको देखना चाहिए कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मैं उतना ही पैसे इन्वेस्ट करता हूँ जो अगर खो जाए तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, उतना ही मैं डालता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप मार्केट में पैसे डालोगे इन्वेस्टमेंट, तो उसमें लॉस होने के चांसेस तो है ही। और अगर लॉस हो जाए तो आपको घर वर बेच के रास्ते में ना आना पड़े, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग पूरा पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, उनको बहुत स्ट्रेस हो जाती है। देखिए शेयर मार्केट में जो है, शेयर का भाव ऊपर जाता है और नीचे आता है। और अगर आपने आपके सब पैसे उठा के एक शेयर में डाल दिया और वो शेयर नीचे आने लगे तो आपको घबराहट हो जाएगी। फिर आप घबराहट में बोलो जो बचा हुआ पैसा वो रख लेते हैं, चलो बेच देते हैं, जो बाकी कुछ बचा है। समझ लीजिए आपने 1 लाख में वो शेयर खरीदा, आज उसका भाव 75,000 हो गया, तो आप बोलोगे ठीक है यार 75 में तो ले लेते, कम से कम 75 तो बचाएंगे। आप बेच दोगे, अगले दिन आप देखोगे 1,10,000 में हो गया, आप निराश हो जाओगे। तो ऐसे तो ऊपर नीचे होते ही रहता है शेयर मार्केट में। और ऐसे घबरा के वो शेयर बेचना नहीं है, तो आपको सिर्फ उतने ही पैसे शेयर में डालने चाहिए जो आप अगर खो जाए तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो वो चीज़ भी याद रख लेना। और शेयर मार्केट में ये जो है लोभ नहीं करनी चाहिए। लोभ जो करता है उसको नुकसान तो होना ही होना है, क्योंकि जितना प्रॉफिट हुआ वो आपको कम लगेगा, आपको लगेगा मुझे और भी प्रॉफिट चाहिए। तो उसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लोगे और सब पैसे चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको गांठ बांध करके रख लीजिए, ये बातें एक पेपर में लिख के रख लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये सब रिस्क हो सकता है शेयर मार्केट में घुसने से और इन्वेस्टमेंट करने से, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट। और आपको इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की भी ज़रूरत है, जो सेबी हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो या ICFAI हो, इन लोग के पास से जो कोर्सेज आती होगी, या कोई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हो जिसमें फाइनेंस के कोर्सेज होंगे, बेझिझक उसमें इन्वेस्ट करना आप पढ़ सकते हो और सीख सकते हो उनके पास से, और सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। तो उसकी वजह से आपका नॉलेज बढ़ेगा। न्यूज़पेपर हमेशा पढ़नी चाहिए और इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने बजट लाया तो बजट में दो तब्दीली करते हैं वो, उसका किस क्षेत्र में क्या असर होगा और कौन से शहर को क्या फ़ायदा होगा और कौन से शहर को क्या नुकसान होगा, ये इसका जांच निकालना जो है इसको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी आता है कि किस तरह से महंगाई बढ़ने से बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, और अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो कौन से कंपनी को तकलीफ़ हो सकती है, जिस कंपनी को तकलीफ़ हो सकती है उसकी शेयर की प्राइस गिरेगी। और शेयर मार्केट में बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो एक हफ्ते के बाद जो होने वाली उसका जानकारी अभी से रखते हैं और वो पहले से ही उसके हिसाब से ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको भी न्यूज़ पढ़ते रहनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो सब 3-4 जगह से इन्फॉर्मेशन को चेक करके देखनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि असली इन्फॉर्मेशन क्या है। झूठी अफवाहों पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जो है स्टैंडर्ड, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ तो ये लोग पहले यही बताएंगे शेयर ट्रेडिंग करने के पहले। लेकिन मैं अभी मेरा खुद का आपको एक स्पेशल लेसन देने वाला हूँ। वो लेसन ये है, आप कभी किसी से ये ना पूछना कि मैं कौन सा शेयर खरीदूँ, और कभी किसी से ये ना पूछना कि मैं ये शेयर अभी बेचने का टाइम आ गया है क्या। ये दो गलत सवाल है। जब भी आप ऐसे सवाल पूछोगे तो आप समझ लेना आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लायक नहीं हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर समझ लीजिए आपने मुझे पूछा, राज आज मैं रिलायंस खरीद सकता हूँ क्या, तो मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, मैं पढ़ते रहता हूँ उसके बारे में, और मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, न्यूज़पेपर वगैरह देखता रहता हूँ। तो अभी मैंने जो सब देखा हुआ है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा चलो आज खरीद सकते हो। उसके बाद आप चले जाओगे, आपने ख़रीद लिया, फिर मैं और भी चीज़ें पढ़ता हूँ, फिर ये वो देखता हूँ, फिर मैं मेरे दिमाग में सोचता हूँ अभी रिलायंस ख़राब है, मैं रिलायंस बेच दूँगा। तो आपको तो ये पता नहीं क्योंकि आपने मुझे पूछा नहीं, तो मैं तो रिलायंस बेच के निकल गया। मेरा आगे का जो है मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद के ऊपर निर्भर कर लेता हूँ, मैं अपना ही स्टडी करता हूँ और अपने हिसाब से पूरा स्टडी करके फिर मैं ख़रीदता हूँ। और आप मेरे पे निर्भर है, लेकिन आपने मेरे को पूछा नहीं आके कि आज मैं बेचूं कि नहीं, और आप मेरे को रोज़ पूछते नहीं रह सकते हो कि आज मैं रिलायंस करूँ क्या, आज मैं रिलायंस बेचूं क्या। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपने मेरे से पूछ के ख़रीद तो लिया, बाद में जब बेचना चाहिए आपको पता नहीं है वो बेचना है, फिर उसके बाद शेयर नीचे जाएगी, फिर आप बोलोगे राज ने गलत राय दी। इसलिए बहुत सारे जो हर एक देश के जो सेबी जैसे जो संस्थाएं होती है वो हमेशा कहती है लोगों को कि भाई आप सोच समझ के निवेश करना और आप खुद का निर्णय लेना, दूसरों के बातों में आके कुछ खरीदना मत क्योंकि नुकसान हो सकता है। क्योंकि कई लोग ख़राब लोग होते हैं जो खुद शेयर खरीदते हैं ये जानते हुए कि मशवरा देते हैं शेयर खरीदने का, ये जानते हुए कि उनके पास वो शेयर है, उसकी भाव बढ़ जाए तो वो बेच सकते हैं और आपके हाथ में वो शेयर आ जाएगी बड़े भाव में। तो ऐसे भी लोग होते हैं शेयर मार्केट में। तो सेबी चाहती है कि, और सेबी जैसे जो हमारे कनाडा में भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो रेगुलेटर है वो सब चाहते हैं कि जो निवेशक है वो रिस्क जान ले अपना और दूसरों की बातों में आकर खरीदे नहीं शेयर। तो इस चैनल में मैं आपको कभी ये नहीं बताऊंगा कि आप ये शेयर खरीदो या वो शेयर खरीदो। मैं आपको मेरी राय बताऊंगा कि एक शेयर का मैं एनालिसिस करूंगा और कहूंगा कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है कि नहीं, और फिर अगर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है तो मैं ये बताऊंगा कि अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं ख़रीदूंगा कि नहीं और क्यों। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप इसे खरीदिए या आप इसे बेचिए। मैं ये नहीं कहूँगा, वो निर्णय आपको खुद को लेना है, क्योंकि अगर फ़ायदा हुआ तो वो आपका फ़ायदा है, अगर नुकसान हुआ तो वो आपका नुकसान है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी सलाह सुनकर आपका कोई नुकसान हो, क्योंकि शेयर मार्केट में वही आदमी सफल होता है या वही औरत सफल होती है जो खुद के हिसाब से सब जानकारी रखते हुए टाइम से शेयर खरीदते हैं और टाइम से शेयर बेचते हैं, तब फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ आपको कुछ जानकारी मिली है। अगले वीडियो में मैं मेरा पोर्टफोलियो बताऊँगा आपको, और मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी पुराना है, मैं हर रोज़ ट्रेड नहीं करता और मैं बहुत कम शेयर खरीदता हूँ, और जब भी खरीदता हूँ बहुत लंबे अरसे के लिए रखता हूँ और उसका बोनस डिविडेंड सब लेते रहता हूँ, लेकिन एक बार ख़रीद लिया तो बहुत आसानी से नहीं बेचता मैं शेयर। और मैं मेरे पोर्टफोलियो बताऊँगा
शेयर्स का भी और म्यूचुअल फंड्स का भी। और उसके बाद हम अभी जो मार्केट है बॉम्बे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उसके हिसाब से शेयर्स के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, शेयर्स के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और शेयर अच्छा है कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग वगैरह का जो निर्णय लेना है वो आपको खुद को लेना है। तो दोस्तों, कमेंट्स में लिखिए आपको कौन से शेयर्स के बारे में जानकारी चाहिए और उसमें से मैं कुछ सेलेक्ट करूँगा आने वाले एपिसोड्स के लिए। तो इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।